हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तीस फरकड़े, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू द एडियोग्रोन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 12 का जो कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे और वो भी वन शॉट में। यस स्टूडेंट्स, ये सिंगल वीडियो होने वाला है जिसमें ये इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से रिवाइज़ कर लोगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और एक काम कीजिएगा कि जब आप वीडियो देखेंगे तो अपने हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि आपके नोट्स भी धीरे धीरे क्या हो सके, प्रिपेयर हो सकें, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक कर दें, देन उसके बाद फिर पूरा वीडियो कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसको शेयर करें जो इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। तो बिना कोई देर किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए एक बार हम सिलेबस पे नज़र डाल देते हैं कि आखिरकार हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने की बात की गई है ना। तो देखो यहाँ पे चैप्टर 2 है हमारा, ये क्लास 12 का। तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसमें हम फ्लावर का स्ट्रक्चर, देन मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, देन पॉलिनेशन क्या होगा और उसके किस किस कारण से, मतलब डेट मीन्स कि उसके एजेंट्स क्या क्या होंगे वो भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। देन उसके बाद कुछ डिवाइसेस हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन पोलन पेस्टल इंट्रैक्शन, ये जो टॉपिक है ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो ये सिलेबस में भी दिया हुआ है। देन इसके बाद फिर यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, कैसे होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देन उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट और फ्रूट कैसे बनता है, इन सभी टॉपिक पे हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। और इसके अलावा यहाँ पे एपोमिक्सिस किसको बोलते हैं, देन कुछ टर्मोलॉजीज़ हैं जैसे कि पार्थेनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनी, क्या होता है ये, इनके बारे में भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है ना। देन उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सीड डिस्पर्सल और फूड फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे जो ओवरऑल जो टॉपिक हैं इसको हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लावर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत फ्लावर है ना, आपको दिख ही जाएंगे। देखो यह सनफ्लावर है यहाँ पे। अगर हम इसको देखें, एक सेक्शन व्यू देखें कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, तो आप देखोगे कि तो वहाँ आपको क्या दिखेगा, कलरफुल रीजन दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और इसके अलावा मेल और फीमेल पार्ट दिखने वाला है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा। तो पेटल बेसिकली जो कलरफुल रीजन ये जो दिख रहा है ना, ये देखो येलो येलो कलर का, ये बेसिकली क्या है, पेटल्स हैं। और इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो एंथर और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये कंपोनेंट्स जो है मिल रहे हैं। इसके अलावा फिलामेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सेपल देखने को मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं फ्लावर की बात करता हूँ तो ये एक क्या पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। दैट मीन्स कि अगर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कहाँ होता है, वो बेसिकली फ्लावर में ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलते हैं। क्या क्या मिलता है इसमें? इसमें मिलता है हमको एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टेमन, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। और जो पिस्टल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये दोनों ही पार्ट बेसिकली हमको कहाँ मिलते हैं, फ्लावर में मिलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट। अगर हम इसको बात करें तो इसके अलावा आपको सेपल और आपके पेटल मिलेंगे। तो सेपल और पेटल की बात करें तो ये देखो यहाँ पे कलरफुल पार्ट सेपल, है ना। सेपल बेसिकली ग्रीन कलर का होता है और पेटल जो रहता है रंग बिरंगे डिफरेंट कलर से वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो पेटल और सेपल यहाँ पे होते हैं जो कि बेसिकली अट्रैक्शन का काम करते हैं, है ना। जिसमें पेटल और सेपल सही तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत जो फ्लावर हैं वो दिखाई देते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम वो करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने वोल्ड होते हैं, 4 वोल्ड। और ये जो 4 वोल्ड हैं बेसिकली कहाँ से अटैच होते हैं, थैलेमस से, है ना। तो ये देखो यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ये जो थैलेमस होता है इससे कितने वोल्ड अटैच हैं, 4। कौन कौन से, यहाँ पे देखो, एक तो सेपल का वोल्ड है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे पेटल का वोल्ड है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे जो एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका वोल्ड है,
और इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी यहाँ पे वॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फ्लावर होता है ना, वो क्या हो सकता है, वो या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है। इसका मतलब ये कि उसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। बट जिसमें ये दोनों होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो एंथर फिलामेंट का पार्ट भी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी भी है। दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लांट है इसका फ्लावर जो है ये कैसा फ्लावर हुआ, ये बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल हो सकता है या तो यूनिसेक्सुअल यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले वोल्ड की बात करते हैं, किसके, स्टेमन की, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि वोल्ड की बात कर रहे थे तो एक तो क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वोल्ड होगा, देन उसके आसपास क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वोल्ड होगा, फिर आपके सेपल का वोल्ड होगा और पेटल का वोल्ड होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्टेमन बोलते हैं। तो जब बहुत सारे स्टेमन के गुच्छे आपस में अरेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम बेसिकली स्टेमन जो है उसके गुच्छे को क्या बोलेंगे, हम एंड्रोशियम बोलेंगे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव इस पार्ट है। तो इसके जो नंबर होते हैं, स्टेमन का जो नंबर और लेंथ होता है वो डिपेंड करता है कि फ्लावर कैसा है, कौन सी स्पीसीज़ का है। तो अलग अलग स्पीसीज़ में इसके जो लेंथ और इसके जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी में एक ही है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी में, है ना। अगर हम बात करते हैं स्टेमन में, तो स्टेमन्स के जो पार्ट होंगे वो होंगे क्या, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। तो यहाँ पे देखो ये एंथर है सबसे ऊपर, है ना। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे ये स्ट्रक्चर आपको बताया था मैंने, तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, थोड़ा सा जूम आउट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें क्या क्या है, एक एंथर का पार्ट रहेगा और देन यहाँ पे पार्ट रहेगा फिलामेंट का, जो कि बेसिकली स्टेक है, और जो स्टैल्क है उसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो देखो ये बड़ा कर दिया हमने। तो जब हमने बड़ा करके देखा तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो स्टेल्क है यानी कि फिलामेंट, वो सीधे सीधे किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है आपके एंथर से। तो एंथर से जहाँ से बीच में कनेक्टेड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको हम, कनेक्टिव। तो बेसिकली ये इसके अंदर कनेक्ट रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट होंगे, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंथर की। तो एंथर जो होता है बेसिकली टर्मिनल पोर्शन में सिचुएटेड होता है और इसमें लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 2। तो आप देखोगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये 2 जो हैं वो क्या है, लोब। ठीक है, तो सिंगल लोब ये और दूसरा लोब ये। तो कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बाइलोब्ड। तो बेसिकली ये बाइलोब्ड होगा और अटैच रहेगा किससे, फिलामेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे बाइलोब्ड एंथर इज कॉल्ड डाइथीसियस। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइथीसियस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइथीसियस, क्योंकि जो ये एक लोब होगा, ये लोब के अंदर यहाँ पे 2 पार्ट रहेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, थीका। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये बेसिकली क्या है, थीका बोलेंगे इसको। तो कितने थीका है, 2 थीका है। तो एक ये थीका ये रहा और ये थीका ये रहा। तो क्योंकि 2 थीका हैं इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, डाइथीसियस। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, थीका। तो 2 थीका है इसलिए डाइथीसियस। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। यहाँ पे अगर लोब की बात करें तो लोब में यहाँ पे ये जो थीका रहता है यही एक्चुअल में बाद में क्या बनता है, पॉलन सैक। तो वही क्या बन जाता है, पॉलन सैक बनता है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर ही क्या है, पॉलन सैक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक लोब में कितने एम्ब्रियो सैक हैं या फिर पॉलन सैक है, यहाँ पे 2 पॉलन सैक है ना। इस तरीके से यहाँ पे टोटल कितने पॉलन सैक हो गए, एक लोब में 2 हैं तो 1 2 3 4, कितने हैं यहाँ पे, 4। तो 4 यहाँ पे क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं इसको हम, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो टेट्रास्पोरेंजिएट इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडिनली क्या होता है, नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये देखो, है ना, लॉन्गिट्यूडिनली नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये जो थीका रहेंगे ये क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। अब हम बात करेंगे एंथर की, हो गई हमारी बात, जो कि हमारा कैसा है, डाइथीसियस है और बाइलोब्ड है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिलामेंट की। अगर हम फिलामेंट की बात करते हैं तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का स्टेल्क होता है ना, जो स्टेमन जो होता है उसी का पार्ट रहेगा ये बेसिकली। और ये क्या होगा, इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस। इसका जो नीचे का पोर्शन होता है ये कहाँ से कनेक्ट रहता है, ये थैलेमस से कनेक्ट रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया था नीचे यहाँ पे थैलेमस है, ये तो थैलेमस का जो पोर्शन है वहाँ से ये क्या रहेगा, ये कनेक्ट रहेगा। अब बात करेंगे हमें कनेक्टिव की, तो बीच में कनेक्टिव रहता है ये। सो द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द एंथर, एंथर को क्या करता है, कनेक्ट करता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। इसके थोड़ा सा एंथर, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा एंथर है उसी को हमने यहाँ पे क्या किया, सेक्शन व्यू से कट कर दिया। तो आप कट करोगे तो अलग अलग पार्ट आपको दिखाई देने वाले हैं। देखो उसको क्या करा हमने, ऊपर से कट किया तो क्या हुआ कि बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। अब जब ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है तो हम इसको बहुत सारी लेयर्स दिखाई देती हैं हमको। देखो ये बाहर की लेयर दिखाई दे रही है हमको, फिर उसके अंदर की लेयर, अंदर की लेयर, और फिर अंदर यहाँ पे देखो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो सर्कल जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम है इसकी मैं आपको सर्कल बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो सबसे बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। फिर अंदर की लेयर उसके क्या होगी, एंडोथीशियम होगी। एंडोथीशियम के अंदर जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिडिल लेयर मिलेगा। फिर मिडिल लेयर के अंदर जो है वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एक सेल का सर्कल, सेल से बना हुआ एक सर्कल टाइप का मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टैपिटम। क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये कनेक्टिव जो कनेक्ट है, बेसिकली ये कहाँ का पार्ट है, ये वही स्टेल्क है बेसिकली, फिलामेंट, जो यहाँ से किससे कनेक्टेड है, एंथर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, एंथर को ट्रांसवर्सली क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने पे हमको समझ में आता है कि ये कैसा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। तो 1 2 3 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होंगे, और एक लोब में, है ना, ये एक सिंगल लोब है, इसमें कितने हैं, इसमें 2 आपके क्या है, 2 आपके माइक्रो स्पोरेंजिया है ना। एक लोब में 2 हैं तो टोटल कितने हो गए, 4। माइक्रो स्पोरेंजिया जो रहता है वही आगे चल के क्या बन जाता है, पॉलन सैक। दैट मीन्स वहीं पे पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, तो ये पॉलन सैक की तरह काम करता है। देन दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर, है ना। पूरी एंथर की लॉन्गिट्यूडिनली क्या होता है, नीचे की तरफ बना हुआ रहता है। और दीज आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन, और ये क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन बाद में डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करें, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और फिर देखते हैं। ये देखो इसका एक पोर्शन को जब हम बड़ा करते हैं तो हमको यहाँ पे सेल की लेयर्स दिखाई देती हैं। तो बाहर की जो लेयर है वो बाहर की लेयर जो रहेगी वो एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के बाद जो अंदर की लेयर होगी वो एंडोथीशियम होगी। फिर मिडिल लेयर मिलेगा, और फिर यहाँ पे हमको मिलने वाला है एक लेयर, स्पेसिफिक लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैपिटम। ठीक है, तो ये कुछ लेयर्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का, या फिर जिसको हम बोलते हैं पॉलन सैक। ये कैसा होता है, जनरली सर्कुलर होता है, और बहुत सारी वॉल इसमें मिलती हैं। जैसे कुछ वॉल का नाम अभी मैंने बताया आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, जो सो 2 से 3 लेयर आपका मिडिल लेयर मिलेंगी, और देन मिलेगा हमको टैपिटम मिलेगा। ठीक है, सो द फर्स्ट 2 लेयर, अगर हम ऊपर की 2 लेयर की बात करते हैं एंडोथीशियम और एपिडर्मिस की, तो ये दोनों क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, और जब एंथर डाइहेस्ड होता है, दैट मीन्स कि जब वो फूटता है ना, तो फूटता है तो वहीं से क्या होता है, फिर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो पॉलन ग्रेन वहीं से रिलीज होंगे। ठीक है, देन द मिडिल लेयर, अब हम किसकी बात करें, मिडिल लेयर की। तो मिडिल लेयर जो रहता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब इनर मोस्ट लेयर होगी मिडिल लेयर। फिर मिडिल लेयर के बाद इनर मोस्ट लेयर मिलेगी हमको टैपिटम, जो कि बेसिकली नरिशमेंट, दैट मीन्स फूड सप्लाई करेगा। लेकिन ये फूड किसके लिए है, फूड होगा पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि टैपिटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर जो है बेसिकली पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन के खाना देने के लिए, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने के लिए यहाँ पे कौन सी लेयर है, टैपिटम लेयर है। अब यहाँ पे जो टैपिटम की जो सेल्स होती हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब होता है क्या, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, तो मोर देन 1 न्यूक्लियाई मिलेंगे, है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएट होंगे और डेंस साइटोप्लाज्म होगा। Whenever anther is young, जब एंथर जो होता है यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। देखो जब एंथर यंग होता है तो उसमें एक स्पेसिफिक सेल के गुच्छे, दैट मीन्स स्पेसिफिक सेल का क्लस्टर पड़ा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम में रहेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, और यही स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो आगे डेवलप होकर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन्स।
अब हम बात कर लें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर का बनना, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलो थोड़ा सा हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। माइक्रोस्पोर बेसिकली हम किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स। तो बेसिकली माइक्रोस्पोर का बनना, उसका फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम देखें तो एंथर डेवलप होगा, और जो उसमें अंदर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करते हैं, मियोटिक डिवीज़न करते हैं। कौन सा, मियोटिक, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न। और रिडक्शन डिवीज़न करके क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 के गुच्छे में। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर आपके जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड होंगी, और डिवाइड होकर क्या बनाएंगी, टेट्राड बनाएंगी। और टेट्राड कैसे दिखेगा देखने में, कुछ इस तरीके से। देखो ये 4 सेल एक साथ गुच्छे में है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो रहेगा, है ना। तो अब एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज़ आ माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जिसको हम बोल रहे हैं, जो यंग एंथर में मिल रहा है, उसकी हर एक सेल जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, जो क्या बनाएगी आगे चल के, टेट्राड बनाएगी। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल से क्या बनना, माइक्रोस्पोर का बनना। और वो जो डिवीज़न होगा उसमें कौन सा होगा, मियोसिस। तो मियोसिस डिवीज़न के थ्रू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पोलन मदर सेल के थ्रू अगर होता है तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डायसेंस ऑफ एंथर का, कि एक बार क्या होगा, ये पूरा टेट्राड फॉर्म हो जाएगा। टेट्राड फॉर्म होने के बाद फिर क्या होगा, डेवलप होगा यहाँ पे पूरा का पूरा पोलन ग्रेन। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है। देखो टेट्राड बन गया, यहाँ पे जो था हमारा माइक्रोस्पोर मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स थे उनने क्या बना लिया, उनने बना लिया माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। क्या बनाया, ये टेट्राड बनाया। टेट्राड की एक से सेल रहेगी, वो क्या करेगी, डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। ये देखो सिंगल सेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि स्पोरोजिनस टिश्यू में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, उस टेट्राड का एक सेल जो रहेगा वो अलग कर लेते हैं हम। ये सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस के थ्रू बना है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, n, है ना। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो देन क्या करेगा, ये जो सिंगल सेल रहेगी ये डिवाइड करेगी, है ना। देखो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर लेगा। डिवाइड करने के बाद फिर 2 टाइप के सेल बना लेगा। एक सेल को बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल और एक को बोलेंगे हम जनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे मैच्योर हो रहा है। ये टेट्राड बन गया, टेट्राड बनने के बाद फिर धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो मैच्योर हुआ तो देखो क्या बना लिया उसने, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस पोलन ग्रेन में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है और जनरेटिव सेल होती है। इसको बोलते हैं हम 2 सेल। और अब क्या होगा, ये जनरेटिव सेल फिर डिवाइड हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन के समय में, है ना। जब ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने की बारी आएगी तब ये क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जनरेटिव सेल वापस से डिवाइड होती है ना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इंट्रैक्शन स्टडी करेंगे तो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो बेसिकली पोलन ग्रेन में 2 तरीके की सेल्स वहाँ पे होती हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। अभी हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेजिटेटिव सेल का क्या रोल है और जनरेटिव सेल आखिरकार क्या करती है। इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डायसेंस ऑफ एंथर। अब पोलन जो है, मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन अच्छे तरीके से पूरे बन गए। अब यहाँ पे ये स्टेज आने के बाद ये देखो क्या होता है, इस पोलन ग्रेन बहुत सारे हो जाते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जो रहेंगे क्या करेंगे, बाहर जाना है इनको, तो क्या होना पड़ेगा, इसको टूटना पड़ेगा। तो आपका जो एंथर रहेगा वो टूट जाएगा और पोलन ग्रेन कहाँ पे बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायसेंस ऑफ एंथर। सो द माइक्रोस्पोर सेट
अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 4 सेल एंड ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये वो क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है। अब ये जो है एंथर जो है मेच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, जिसके कारण क्या होगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप द पॉलन ग्रेन, और वो ये क्या होगा, इस प्रोसेस के थ्रू पॉलन ग्रेन बना लेगा। अब पॉलन ग्रेन बनाने के बाद ईच माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो रहेगा उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर बनेंगे, है ना, यानी कि पॉलन ग्रेन बनेंगे। और उसके बाद फिर ये डाइसेंस होगा एंथर का, एंथर फूटेगा और सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो होता है बेसिकली क्या होता है कि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जर्मिनेट का होते हैं। क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के बेसिकली क्या होते हैं, जर्मिनेट होंगे, है ना। मतलब यहाँ पे ये आगे चल के क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब बनाता है। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं और 20 से 50 माइक्रोमीटर तक के डायमीटर के होते हैं। और इनको, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं बेसिकली इनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ही वेल प्रिजर्व होते हैं। और इसके पीछे का रीज़न है इनके ऊपर एक लेयर मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है आप जो देख रहे हैं, इसके ऊपर एक लेयर मिलेगी, है ना। तो जहाँ जहाँ लेयर मिलती है ना, मतलब पूरी कवर नहीं करती है, थोड़ी थोड़ी जगह पे छोड़ती भी है ना। तो कुछ जगह को छोड़ेगी भी और कुछ जगह को कवर भी करेगी। तो जहाँ जहाँ स्पोरोपोलेनिन है वहाँ तो बिल्कुल ही सख्त रहेगी। दैट मीन्स कि वो कैसा रहेगा, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है ना, टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, टेम्परेचर से भी बहुत दिनों तक रह सकती है, टफ होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं, काम करती है और लंबे टाइम तक ये क्या रहता है, बने रहता है। ठीक, अगर मैं पॉलन ग्रेन की बात करता हूँ तो पॉलन ग्रेन जो रहता है 2 लेयर से मिलकर बना होता है, एक होगा एक्साइन और एक होगा इंटेन। तो एक्सिन जो है वो बेसिक बाहर की लेयर है और अंदर की लेयर क्या है, इंटेन। ठीक है, तो एक्सिन और अंदर क्या है, इंटेन। तो और इसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, स्पोरोपोलेनिन की। ये जो लेयर किसकी है, स्पोरोपोलेनिन। अब देखो जहाँ जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं मिल रहा है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से ये क्या होता है, जर्मिनेट होता है ना, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलन ग्रेन की बात करें तो एक बाहर की लेयर होगी एक्सिन, अंदर की लेयर होगी इंटेन, और अंदर सेल्स होंगी 2 टाइप की, एक वेजिटेटिव होगी और एक जनरेटिव सेल होगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, एक्सिन, इंटेन, देन ऊपर स्पोरोपोलिन का रहेगा, देन वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे देखो जो पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट होता है और क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। मैंने आपको यहाँ पे ये बता ही दिया है कि इसकी जो साइज़ होता है कितना होता है। ठीक है, टफ रेसिस्टेंट मटेरियल का ये बना होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सिन की। अगर हम एक्सिन की बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट हार्ड लेयर होता है जिसमें स्पोरोपोलेनिन भी मिलता है। और जो स्पोरोपोलेनिन रहता है ये बहुत ही रेसिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, आसानी से रिएक्टिव नहीं होता किसी से भी, और इस तरीके से हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एल्काली और एसिड से भी बच जाते हैं, और ये एंजाइम से भी डिग्रेड नहीं होते हैं। और एक्सिन हैज़ एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पोल्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, जो होते हैं जर्म पोर। अब ये जर्म पोर एक्चुअल में वो है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं मिलता, तो वहाँ से क्या होता है, मतलब जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है तो वहीं से क्या बनता है, वहीं से फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये जर्म पोर होते हैं, इसी से बाद में आगे चल के क्या बनता है, पॉलन ट्यूब। नहीं तो पॉलन ट्यूब को तो जगह ही ना मिले बाहर जाने का। तो पॉलन ट्यूब जो है वो बेसिकली जर्म पोर से बनती है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं मिलता। अब अगर इंटेन की बात करते हैं तो इनर लेयर होती है ना, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। जो इंटेन है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। और एक मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है बेसिकली ज़्यादा लार्ज होता है, बड़ा होता है और फूड उसमें रिजर्व रहता है। ठीक है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर शेप का होता है,
जबकि जनरेटिव सेल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्मॉल साइज़ का होता है और साइटोप्लाज्म में फॉल आउट करता रहता है। और इसमें जो है आपके न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसमें। और पॉलन ग्रेन जो होगा इस पर्टिकुलर टाइप में जिसमें 2 सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टू सेल्ड स्टेज, है ना, इसको क्या बोलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज। जब ये क्या करता है, जब ये दूसरे प्लांट में किसी प्लांट में क्या होता है कि ये जो 2 सेल स्टेज में जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करके 2 सेल और बना लेती है। मतलब एक सेल रहेगी और एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेगी। और उस डिवीज़न होगा वो बेसिकली कौन सा टाइप का होगा, माइटोटिक डिवीज़न। कौन सा टाइप का डिवीज़न होगा वो, माइटोटिक डिवीज़न। तो माइटोटिकली ये डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पे 2 सेल की जगह 3 सेल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये अंदर पहले से ही एक सेल ये है, तो ये सेल भी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो टोटल कितने सेल हो गए, 3 सेल। तो इसको बोलते हैं हम 3 सेल स्टेट। और यहाँ पे दे आर शेडेड पॉलन ग्रेन हैव लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी। अब यहाँ पे देखो ये अपनी वाइबिलिटी को लूज़ करने से पहले ही कहाँ पे जाना पड़ता है इनको, ये इनको स्टिग्मा तक जाना पड़ता है ताकि पॉलिनेशन हो और आगे की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाए। देन द पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन रिमेनिंग वाइबल। जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी की मतलब वो फर्टिलाइज कर सकती कि नहीं कर सकती। वाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जो पॉलन ग्रेन है वो फर्टिलाइज कर सकता है कि नहीं करता, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जो वहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है उस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि जनरेटिव सेल की बात हम कर रहे थे, द वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, जैसे कि अगर हम कुछ सीरियल्स की और राइस का एग्जांपल लेके देखें तो 30 मिनट्स, वाइल सम मेंबर ऑफ ल्यूगुमिनस, रोजेनेंसी और सोलेनेंसी हैव वाइबिलिटी फॉर अ मंथ। मतलब यहाँ पे जो अगर ल्यूगुमिनेसी ऑफ रोजेनेंसी या फिर सोलेनेंसी के ग्रुप के पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो वो 1 मंथ तक वाइबल हो सकते हैं। बट वीट और राइस के जो होते हैं वो 30 मिनट्स तक ही क्या होते हैं, एक तरीके से बोला जाए तो वाइबल होते हैं। उसके बाद फिर इनकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वही पॉलन ग्रेन कुछ होते हैं जो कि क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी जनरेट करते हैं, जिसके कारण क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकिटिस। तो बेसिकली यहाँ पे पार्थेनम जैसे कुछ पार्थेनम प्लांट जैसे कुछ आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन को भी जनरेट कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन में एक और ख़ास बात होती है कि इनमें न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो बहुत से लोग इसको सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं, है ना, फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पॉलन जो होता है उसके टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं, साइरप भी बनाए जाते हैं, है ना, ताकि एथलीट और रेस हॉर्स को, जो रेस करने वाले जो घोड़े होते हैं उनको भी दिया जाए और उनको क्या कर सकें, वो एनर्जी हासिल कर सकें। देन इनको बहुत दिनों तक भी हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बट किस में करके रखना पड़ता है उसको, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होता है, लिक्विड नाइट्रोजन को हम बोलते हैं। उस टेम्परेचर पे हम इनको बहुत समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, सालों तक ये ख़राब नहीं होंगे वहाँ पे। ठीक है, और फिर उसको हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम दैट मीन्स नए टाइप के प्लांट क्रिएट करना, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट का। अब हम स्टडी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो पार्ट होंगे वो कौन कौन से, देखो यहाँ पे एक होगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी जो है यहाँ पे कनेक्टेड है कहाँ से, थैलेमस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 अलग अलग टाइप के डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टिल, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको जैसे कि हम मेल को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, तो मेल वोल जो है वो एंड्रोशियम है, वही फीमेल वोल जो है वो कौन सा है, गाइनोशियम है। तो यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और इसमें पिस्टल होता है जिसको हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगर किसी प्लांट के फ्लावर में एक ही कार्पल है, यानी एक ही पिस्टल, उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी। और एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। तो मल्टी कार्पलरी का मतलब क्या, बहुत सारे होना, और मोनोकार्पलरी का मतलब एक ही कार्पल का होना। व्हेन देयर इज़ अ मोर देन 1 कार्पल, अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो या तो वो फ्यूज़ होंगे या तो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखो आप 2 हैं, इसमें जो है कार्पल अलग अलग है और इसमें कार्पल जो है वो फ्यूज़ है। तो जो फ्यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंकार्पस, और जो अलग अलग होते हैं उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस।
जो फ्री होते हैं कार्पल उसको हम एपोकार्पस बोलते हैं, जो एक साथ जुड़े होते हैं सिंकार्पस बोलते हैं। कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टिग्मा की। तो स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन के लिए। दैट मीन्स जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किस में लैंड करते हैं, स्टिग्मा में ही लैंड करते हैं। स्टाइल की बात करें तो ये एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है स्टिग्मा से जुड़ा हुआ, और ओवरी जो होता है वो बेस में रहेगा सोलन पार्ट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोलन पार्ट जो होता है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी मिलती है ना, जिसको जिसके अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, है ना। ओवेरियन कैविटी होगी, ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होगा, और प्लेसेंटा से कनेक्ट होगा यहाँ पे ओव्यूल। प्लेसेंटा से क्या कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ओव्यूल कनेक्ट हो जाएगा। ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। तो इसके अंदर ही मिलने वाला है, ओवरी के अंदर एक प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा से कनेक्ट होगा क्या, ओव्यूल, जिसको क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरेंजिया। इसके जो नंबर होते हैं ओव्यूल के वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वीट में, पैडी में, मैंगो में तो एक ही जो है ओव्यूल होता है, बट कुछ कुछ में ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, देन ऑर्किड्स, इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पे। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम इसका डायग्राम देखते हैं, है ना, इस ओवरी को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो देखो ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या है, ओवेरियन कैविटी है। इस कैविटी में ये देखो छोटे छोटे कनेक्टेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा है जिससे क्या कनेक्टेड है, क्या, बहुत सारे ओव्यूल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 6 ओव्यूल कनेक्टेड है। कितने ओव्यूल कनेक्टेड है, 6। तो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे उसके पूरा प्रॉपर डायग्राम की। तो देखो हमने क्या करा, इस पूरे डायग्राम को हमने उठाया, एक ओव्यूल को उठाया और एक ओव्यूल को पूरी तरीके से यहाँ पर देखा। तो देखो प्लेसेंटा से के बाद जिससे कनेक्टेड रहता है वो क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल के बाद फिर ये किससे कनेक्टेड रहता है, हाइलम से, और हाइलम के बाद फिर ये पूरा सर्कल पार्ट आ जाएगा। इसमें देखो क्या क्या पार्ट है, इसमें सबसे बाहर की 2 लेयर्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। तो एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट, और फिर अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ कॉल्ड न्यूसेलस। क्या रहेगा, न्यूसेलस। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट का रीजन नहीं मिलता उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड हमको मिलता है चलाजा रीजन, ठीक है। और न्यूसेलस के अंदर मिलेगा एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस के अंदर क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक। तो हम यह बोल सकते हैं कि इसमें स्मॉल स्ट्रक्चर प्लेसेंटा से अटैच रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और जो फ्यूनिकल होता है वो फ्यूज़ होता है किसके साथ, हाइलम के साथ। और ओव्यूल जो रहेगा एक या एक से ज़्यादा, है ना, मतलब ओव्यूल में एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटेग्यूमेंट बोलेंगे। तो एंटेग्यूमेंट जो रहेगा वो एक आउटर और इनर रहेगा। जहाँ पे एंटेग्यूमेंट का पार्ट नहीं होता तो छोटा सा स्मॉल ओपनिंग बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और उसके अपोजिट साइड में चलाजा रीजन होता है। और एंटेग्यूमेंट जो होता है उसमें उसके अंदर क्या मिलता है हमको, एक न्यूसेलस मिलता है, मास ऑफ सेल मिलेगा, जिसको बोलेंगे न्यूसेलस। और न्यूसेलस में बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल रहेगा, है ना। तो फूड वहाँ पे क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। और न्यूक्लियस के अंदर रहेगा एम्ब्रियो सैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हम अलग से देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आखिरकार कैसे होता है। और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होगा, सिंगल एम्ब्रियो सैक होगा, और सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर भी वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं एग, वो आखिरकार कैसे बनता है, ठीक है। तो मेगा स्पोर आखिरकार कैसे बनता है, तो मेगा स्पोर बनने की प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अगर हम बाय डिफाइन करें तो हैप्लॉइड मेगास्पोर का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से जब हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यानी कि रिडक्शन डिवीज़न, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस। चलो देखते हैं क्या होता है। जो सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ ऑफ द न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस है ना। इस न्यूसेलस के इस तरफ क्या होगा, ये
आपका डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, है ना। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल रहेंगी, वो डिफ्रेंशिएट होंगी, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल जो रहेगा थोड़ा सा लार्ज सेल कंटेनिंग डेस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पे इस रीजन पे एक्चुअल में क्या है, ये पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड है जिसमें ये चारों तरफ की सेल्स है न्यूसेलस की, और न्यूसेलस के बाद ये अंदर सेल है, इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करता है अंदर, देखो एक से दो सेल बना दिए, तो दो सेल बना दिए, इसको बोलेंगे मेगास्पोर डायड। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर डायड। ये पूरी एक सेल है, एक सेल से कितनी बन गई, दो सेल के बाद फिर डिवाइड होगी और कितनी बन जाएगी, 4। तो कितनी बन गई, 4 सेल बन गई, इसको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे इसको हम, मेगास्पोर टेट्राड। तो बेसिकली जो ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, वो डिवीजन करेंगी मियोसिस, और यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म करेगी, जिसमें क्या रहेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर रहेंगे। सो द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगा। यहाँ पे एक सेल जो रहेगी वो 4 मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्म करेगी। अब क्या होगा, इन 4 मेगास्पोर में से क्या होगा, अब देखो जो टेट्राड बने वो क्या होगा, इन द मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओनली 1 मेगास्पोर इज़ फंक्शनल। मतलब इन 4 में से 1 2 3 4 4 में से 3 जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा, और केवल एक जो रहेगा क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। एंड द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसैक, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन ये करेगा। एंड दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे अगर एक से एक ही एम्ब्रियोसैक बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टेट्राड था इससे 3 तो डिजनरेट हो गए, 3 गए, एक बचा, तो एक बचने के बाद फिर देखो बड़ा हुआ और उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ। तो एक न्यूक्लियस था, तो एक न्यूक्लियस था यहाँ पे, ये देखो ये तीनों क्या हो जाएंगे, डिजनरेट, और ये बच जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना लेगा, है ना। फिर ये कॉर्नर में जाएंगे और फिर कॉर्नर में जाके फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बना देंगे, फिर 4 से फिर 8 न्यूक्लियस हो जाएगा, और फिर ये क्या होंगे, इस पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो जाएंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसको हम, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आखिर फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, ना कि मियोसिस, क्योंकि मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ हो जाएंगे। तो ऑलरेडी ये हैप्लॉइड फॉर्म में है, तो ऑलरेडी हैप्लॉइड फॉर्म में है तो और ज़्यादा कम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा, इक्वेशनल डिवीज़न होगा, यानी कि माइटोसिस होगा यहाँ पे, और 1 से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है, और फिर वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर दो न्यूक्लिएट रहेंगे, वो वापस से फिर डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू, और फिर क्या करेंगे, 4 न्यूक्लिएट बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बनाया, यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई बना लिया इनने, और फिर उसके बाद फिर वापस डिवीज़न करेंगे और 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, एक को बोला 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज और एक को बोला 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब क्या होगा, ये जो डिवीज़न है ये फ्री न्यूक्लियर है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है न्यूक्लियस डिवीज़न हो रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही है उसमें, सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही है। तो न्यूक्लियर डिवीज़न जो है उसमें इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, बट जब 8 न्यूक्लिएट हो जाएंगे तब क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक टेक प्लेस। अब ये एम्ब्रियोसैक बनना यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो देखो जर्नली 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। इसमें से जो ये पूरे 8 हैं, 8 में से जो 6 हैं, यानी कि 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये क्या करेंगे, इसके चारों तरफ बन जाएगी वॉल, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से वॉल बना लेंगे, और जो 2 रहेंगे वो बीच में आ जाएंगे सेंटर में, और उनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड इसी के नीचे क्या मिलेगा, एग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होगा, हमारा एक एग अपरेटस बनेगा, जिसमें जो 3 सेल्स रहेंगी उसमें से एक एग रहेगी और दूसरी 2 जो रहेंगी वो रहेंगी सिनर्जिड। और यहाँ पे क्या रहेगा, एंटीपोडल, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे,
और ऊपर के जो 3 रहेंगे उसको सिनर्जिड और एग बोलेंगे, और बीच में जो रहेगा उसको 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, और ये जो कवर रहेगा इसको हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन देखें एम्ब्रियो सैक में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिल रहा है पूरा डेवलप हो जाने के बाद। चलाजा रीजन ये है, और यहाँ पे देखो इस बार माइक्रोपेलर रीजन नीचे बना दिया है। ठीक है, तो अब देखो वो जो हमने डायग्राम देखा था ये वाला, तो माइक्रोपेलर रीजन पहले ऊपर बनाया था, है ना, तो चलाजा रीजन यहाँ था, तो ये इसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर रीजन ये रहा। तो माइक्रोपाइलर रीजन में देखोगे तो आपको एग मिलेगा और सिनर्जिड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस भी मिलेगा जो बेसिकली सिनर्जिड के साथ रहेगा, और ये हेल्प करता है पॉलन ट्यूब को। अगर बीच में बात करें तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होगा जिसमें 2 सेल्स होंगी। दैट मीन्स यहाँ पे 2 सेल्स हैं, मतलब यहाँ पे किस कंडीशन में है, डिप्लॉयड फॉर्म में ऑलरेडी है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। और इसके अलावा यहाँ पे चलाजा रीजन पे यहाँ पे एंटीपोडल्स भी मिलने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के देखें तो 3 सेल कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल विच आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एग अपरेटस। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि एग और सिनर्जिड जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, एग अपरेटस बना रहे हैं। सिनर्जिड जो होता है वहाँ पे स्पेशल सेलुलर थिकनिंग सेल्स होती हैं जो फिलीफॉर्म अपरेटा जिसमें अटैच रहता है। ठीक है, मतलब सिनर्जिड सेल के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस बेसिकली पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ जाए, कहाँ पेनिट्रेट करे, है ना। तो ये सिनर्जिड जो है वो इस तरीके से हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे चलाजा रीजन होगा जहाँ पे एंटीपोडल सेल होंगी, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल है ना। 7 सेल 1 2 3, फिर ये 1 है यानी कि 4 5 6 7, तो 7 सेल। और न्यूक्लियाई की बात करें तो 3 ये 6 और बीच में 2 यानी कि 8, टोटल 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल ये होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को हम स्टडी करते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से स्टिग्मा में अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं, है ना, जो इसकी हेल्प से पॉलिनेशन हो पाता है ना। तो जो पॉलन ग्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, तो जिसके थ्रू जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। अगर हम एजेंट की बात करें तो यहाँ पे जो होंगे डिफरेंट एजेंट होंगे जिसको हम पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार पॉलिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा में होता है तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 3 टाइप का हो सकता है, ऑटोगेमी, गायनेटोगेमी और जीनोगेमी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखो जैसे फ्लावर में यहाँ पे पोलन बना, यहाँ से पोलन अगर कहाँ चला गया, स्टिग्मा में लैंड कर गया, तो अब ये पॉलिनेशन है। तो ये कितने टाइप का होता है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटोगेमी की। तो ऑटोगेमी मतलब यहाँ पे बेसिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि व्हेन अ pollen grain are transferred from the anther to stigma of the same flower, मतलब यहाँ पे ये फ्लावर है, अब इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी में ट्रांसफ़र हो गया, है ना, पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा में चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। इन फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा अ कम्प्लीटली ऑटोगेमी इज रेयर। तो देखो यहाँ पे अगर फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर दोनों अगर एक्सपोज्ड हैं, बाहर खुले हुए हैं, तो उनमें ऑटोगेमी बहुत ही मुश्किल होता है ना। हेंस द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई टुगेदर टू ईच अदर टू एनेबल सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरीके से अगर ऑटोगेमी करनी है तो उसके एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लावर जो है वो एक्सपोज्ड है यानी कि ऊपर ओपन है तो बहुत ही मुश्किल रहता है कि क्या कर पाए वो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये जो है आपका ऑटोगेमी हो पाए। तो along with this there should be synchrony in pollen release and stigma receptivity। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि ऑटोगेमी अगर होना है तो ऑटोगेमी के लिए सिंक्रोनिसिटी भी चाहिए, कि मतलब पॉलन जो होगा उसका बनना और पिस्टिल का पूरी तरीके से क्या होना, डेवलप होना एक साथ हो।
ताकि क्या हो पाए, ताकि पोलन ग्रेन उसको क्या कर पाए, पॉलिनेशन कर पाए। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे ऑटोगेमी की ही। तो अगर हम बात करें तो दो टाइप के फ्लावर होते हैं, है ना। अगर हम फ्लावर को देखें ऑटोगेमी या फिर पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक होगा चैज़मोगेमस और एक होगा क्लिस्टोगेमस। तो दो टाइप के फ्लावर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो चैज़मोगेमस का मतलब क्या होगा, जो फ्लावर जो होते हैं ये क्या करते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। तो कैज़मोगेमस में क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा दोनों इस एक्सपोज होंगे, है ना, बाहर की तरफ ओपन होंगे। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो वो होंगे जो कैसे होते हैं, जो ओपन नहीं होते, एकदम क्लोज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो दोनों टाइप के फ्लावर बनाते हैं, जो चैज़मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों ही टाइप के फ्लावर बनाएंगे। ठीक है। और एंथर और स्टिग्मा जो रहते हैं दोनों ही एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, किस टाइप के फ्लावर में, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। और इनमें ये जो होगा, दे आर ऑटोगेमस एज देर इज़ अ नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर पूरी तरीके से क्या है, क्लोज है। और यहाँ पे व्हेन एंथर डाइहेस्ड, जब अब फ्लावर ऑलरेडी क्लोज है तो फ्लावर के अंदर ही क्या है, फ्लावर के अंदर ही एंथर है ना, और स्टिग्मा वहीं पर है। तो डाइहेस्ड होगा वहाँ पे और अंदर ही उसके कांटेक्ट में आ जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। दैट मीन्स ऑटोगेमी यहाँ पे हो जाएगी। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। मतलब यहाँ पे किसी टाइप के पॉलिनेटर्स की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो भी ऑटोगेमी होती है, जिसके कारण उनमें पॉलिनेटर एजेंट्स जो पॉलिनेशन करते हैं उनकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे गायनेटोगेमी की। तो अगर हम गायनेटोगेमी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द एंथर ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट रहेगा, इसी प्लांट के यहाँ पे पोलन ग्रेन बना और दूसरे फ्लावर है मूव कर गया, इसको बोलते हैं क्या, गायनेटोगेमी। इसमें क्या होता है कि ये इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर देखा जाए तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, बट वो सेम फ्लावर है, मतलब सेम प्लांट है, इसलिए जेनेटिकली तो कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बट स्ट्रक्चरली या फिर फंक्शनली देखा जाए तो वो कैसा दिख रहा है हमको, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह दिख रहा है। ये एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें सिमिलर जेनेटिक वाले जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब अगला बात करेंगे हम जीनोगेमी की। जीनोगेमी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि एंथर जो होता है ना, उसका पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर में या फिर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है। इसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर हैं वो जनरेट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि जो पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन, उसको करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इसके जो जिम्मेदार होता है, जिसके थ्रू पोलन ग्रेन मूव करते हैं और दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन एजेंट। तो पॉलिनेशन एजेंट जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं और एबायोटिक हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक एजेंट्स की। तो एबायोटिक एजेंट्स में वाटर और विंड, है ना। तो ये विंड और वाटर, ये दो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि विंड और वाटर से किस तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। अगर हम विंड की बात करते हैं तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो एनिमोफिली का मतलब होता है विंड के थ्रू पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना। तो विंड और वाटर दोनों ही यहाँ पे एजेंट्स हो सकते हैं। तो क्योंकि विंड और वाटर को किसी भी टाइप के कोई अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इनके फ्लावर भी ज़्यादा कोई कलरफुल नहीं होते और ना ही ये कोई नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। विंड जो रहते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। यहाँ तक कि जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो वो क्या करते हैं, उनकी सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, और न्यूमरस फ्लावर रिमेन पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। और क्या होते हैं, फ्लावर जो होते हैं बिल्कुल इन्फ्लोरेसेंस, खिले हुए रहते हैं। जैसे कि कॉर्न का और जो टीसल होता है वो क्या होगा, वो आर द स्टिग्मा। जो टीसल होता है वो स्टिग्मा है। तो यहाँ पे जो टीसल्स होते हैं कॉर्न कैब के, वो एकदम बाहर खिले हुए रहते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, जिससे ये आपका क्या हो पाए, जिससे वो आसानी से ट्रैप कर पाए विंड को। ठीक, तो विंड को जो रहेगा उसमें से पोलन ग्रेन भी आएंगे तो उसको ट्रैप कर लेगा।
जो विंड पॉलिनेशन होता है वो नॉर्मली हमको ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो एनिमोफिली होता है, दैट मीन्स विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उसके फ्लावर्स कुछ किस तरीके रहते हैं, क्या डिज़ाइन रहता है। तो सबसे पहले तो ये कि फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। पहला पॉइंट तो यही है कि बहुत सारे वो पॉलन ग्रेन जो है वो जनरेट करता है। ये बहुत लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, और विंड के थ्रू क्या हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एंड दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन फॉर ईजिली डिस्पर्जल ऑफ पॉलन इनटू विंड करंट। आसानी से मतलब डिस्पर्स होने लग जाते हैं ये। और दे हैव लार्ज फीदरी एंड स्टिकी स्टिग्मा। अगर हम स्टिग्मा की बात करते हैं तो स्टिग्मा जो रहता है वो स्टिकी होता है और फीदरी होता है, ताकि पॉलन ग्रेन को आसानी से पकड़ पाए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन का। तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड जेनरा हुए हैं जिनमें एक्चुअल में हाइड्रोफिली मिलता है, दैट मीन्स वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। और ये मोनोकोटाइलिडोन्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक एग्जांपल है वेलेस्नेरिया का। तो वेलेस्नेरिया जो है वो फीमेल फ्लावर जो होता है वो वाटर के सरफेस तक जाता है ना। मतलब इसका फ्लावर का जो फीमेल पार्ट रहेगा वो वाटर के सरफेस तक जाएगा, ठीक है। और मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनटू द सरफेस ऑफ वाटर। और सरफेस ऑफ वाटर में क्या करेगा कि जो मेल पोलन ग्रेन है वो रिलीज़ कर देगा, और उससे बहते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, वो फीमेल स्टिग्मा तक जाएगा, और वहाँ से फिर क्या हो पाएगा, पॉलिनेशन हो पाएगा। कुछ यहाँ पे सी ग्रासेस होते हैं जिसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड। तो जो सी ग्रास होती है उसके अंदर ही, मतलब ये प्लांट जो रहेगा पानी के अंदर ही रहेगा, तो रिबिन जैसे स्ट्रक्चर इसमें पॉलन ग्रेन के रहेंगे, और उसको वो छोड़ देगा वहाँ से, और वो बहते हुए कहाँ तक जाएंगे, स्टिग्मा तक जाएंगे। पॉलन ग्रेन ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैव म्यूसिलेज कवरिंग। मतलब जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें म्यूसिलेज की कवरिंग मिलती है, ताकि वो जैसे पानी है तो उससे ख़राब ना हो जाए, है ना, तो सड़ जाने का खतरा रहता है। तो म्यूसिलेज की एक लेयर रहेगी जिससे ये प्रोटेक्शन इसको मिलेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स की, जैसे कि सभी जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं वो हाइड्रोफिली का यूज़ नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, मतलब हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एंटोमोफिली या एनिमोफिली का यूज़ करते हैं। एंटोमोफिली का मतलब ये हुआ कि आपके इंसेक्ट का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो जो ये आपके एक्वेटिक प्लांट है, वाटर हाइसिंथ या फिर वाटर लिली, ये बेसिकली इंसेक्ट और एयर का यूज़ करते हैं, विंड का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इसमें हम देखते हैं कि वेलेस्नेरिया और हाइड्रिल्ला, है ना, और आपका जोस्ट्रा, इनमें भी हमको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे एजेंट की, और वो है हमारा बायोटिक एजेंट। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे अगले पॉलिनेटिंग एजेंट की, वो है हमारा बायोटिक एजेंट। चलो बायोटिक एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। सो द बायोटिक एजेंट जो होता है, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल्स, वेस्प, आंट, है ना, मॉथ्स, बर्ड, देन उसके बाद बैट, है ना, इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी के सभी एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ यहाँ पे रेप्टाइल्स भी हैं, जैसे कि गीको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड। तो ये भी क्या है, एक तरीके से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सभी के सभी होते हैं बायोटिक एजेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स व्हेन द पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली का मतलब होता है यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करना। कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग एजेंट हैं उनको सेफ़ प्लेस भी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और सेफ़ प्लेस में वो क्या करते हैं, अपने एग को ले कर सकते हैं, एग यहाँ पे ले कर सकते हैं कुछ यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि हमको यहाँ पे देखने को मिलता है एमॉर्फोफेलस में। तो एमॉर्फोफेलस में यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली क्या करेंगे, एग को ले करने के लिए यहाँ पे देता है, जो कि एक टालेस्ट फ्लावर है। तो एमॉर्फोफेलस एक बहुत टालेस्ट फ्लावर है, वो पॉलिनेशन के लिए जगह देता है अपने पॉलिनेटिंग एजेंट को, है ना, जो कि एक बायोटिक एजेंट है। देन उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो फ्लावर रहते हैं
वो पॉलिनेटिंग एजेंट के साथ ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। दैट मीन्स उनका जो लाइफ साइकिल होता है इन्हीं के साथ ही कंप्लीट होता है। जैसे कि एक मॉथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनुबा। तो ये जो रहता है ये याका प्लांट के साथ क्या करता है, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ये बिना इस प्लांट के, है ना, बिना इस यूका प्लांट के क्या नहीं हो सकता, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। सो दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एंड द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल। तो लोक्यूल जो है वो थैलस का पार्ट, वहाँ पे क्या करेगा, अपने एग को ले करेगा। देन फ्लावर पॉलिनेट होगा और जो लार्वा रहेगा वहाँ पे धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा और सीड डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ के ये क्या करते हैं, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना लेते हैं। तो ये हमको पोर्नुबा और याका प्लांट के बीच में देखने को मिलता है। देन बहुत सारे इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो पॉलन जो रहते हैं नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट पॉलिनेशन को। तो ये ऐसे भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर रॉबर्स। तो एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे नेक्टर रॉबर्स का, कि वो पॉलन जो नेक्टर जो है वो बनाते हैं फ्लावर, ताकि जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट है उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और उनको फूड मिल पाए। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ नेक्टर रॉबर होते हैं जो क्या करते हैं, जो पॉलिनेशन भी नहीं करते और नेक्टर भी खा लेते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन की, कैरेक्टरिस्टिक की, जो एंटोमोफिलस फ्लावर में होता है। तो एंटोमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं जो बेसिकली इंसेक्ट का यूज़ करते हैं, बहुत ही लार्ज होते हैं, मतलब अच्छे लार्ज, कलरफुल और फ्रेगनेंट और नेक्टर फॉर्म करते हैं। मतलब जिन ऐसे जो फ्लावर होते हैं जो एंटोमोफिलस यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, उनको अच्छा दिखना पड़ता है ताकि वो क्या कर पाएँ, ताकि इंसेक्ट जो है उन पे क्या कर पाएँ, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो पाएँ। तो उसके लिए वो नेक्टर भी देते हैं, है ना, जो कि एक तरीके का फूड है। व्हेन द फ्लावर आर स्मेल दे फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम विजिबल, है ना। तो फॉर्म यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो फ्लावर रहता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खिले हुए रहते हैं, है ना, दिखते हैं दूर से। देन फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, बीटल, सीक्रेट फाउल ऑर्डर, है ना। और वो जो होते हैं जो इस फ्लाई या फिर बीटल से जो पॉलिनेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर भी सीक्रेट करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हों। और पॉलन ग्रेन इनमें जनरली कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, है ना, ताकि वो सही तरीके से उसमें चिपक जाए। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आखिरकार ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आउटब्रीडिंग डिवाइस एक्चुअल में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो फ्लावर अपनाता है। क्या होता है कि अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन नहीं आएंगे प्लांट में, और वेरिएशन नहीं आएंगे तो ज़्यादा दिनों तक वो इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना पड़ता है ताकि नए वेरिएशन आए। तो नए वेरिएशन लाने के लिए यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इज़ एनकरेज्ड इन प्लांट एज फॉलो। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू क्या करेगा, वो उसको क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला है यहाँ पे अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। सबसे पहली टेक्निक है कि प्लांट कर करते हैं अपने जो पॉलन जो ग्रेन है, दैट मीन्स स्टिग्मा और जो पिस्टल है, इन दोनों के जो ग्रोथ होती है उसकी सिंक्रोनी को तोड़ देते हैं। तो सेम टाइम पे क्या नहीं हो पाते, वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इन सम प्लांट स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। ठीक है, तो वो सिंक्रोनी में नहीं होता है। तो सिंक्रोनी में नहीं होने के कारण एक अनडेवलप्ड रहता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। ईदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकेम रिसेप्टिव। मतलब पॉलन जो है पहले रिलीज हो गया और स्टिग्मा जो है वो क्या नहीं हो पाया, पूरी तरीके से रिसेप्टिव नहीं हो पाया, तो पॉलिनेशन नहीं होगा यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन। और स्टिग्मा बिकेम रिसेप्टिव बिफोर पॉलन रिलीज। तो उसी सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज़ नहीं हुआ, उससे पहले ही वो कैसा हो गया, रिसेप्टिव हो गया। तो कहीं और का पॉलन ग्रेन अगर आएगा तो उसको रिसेप्ट कर लेगा वो। तो इस तरीके से क्या है कि स्टिग्मा और एंथर के जो मैच्योर होने का जो टाइमिंग है वो हम क्या करते हैं, वो बेसिकली फ्लावर क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी बोलेंगे और इससे क्या होगा, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाती है। अगला जो डिवाइस है वो है क्या, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट अ डिफरेंट पोजीशन।
अगर एस्टिग्मा और एंथर को डिफरेंट पोजीशन पे बना डेवलप कर दिया जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांस नहीं रहेंगे। तो कुछ कुछ यहाँ पे स्पीसीज़ यही काम करती हैं, स्टिग्मा और एंथर को वो अलग अलग पोजीशन पे रखती हैं, है ना, जिसके कारण क्या नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दैट मीन्स कि जेनेटिक मैकेनिज्म का यूज़ करके क्या करना, आपके जो पॉलिन ग्रेन है उनको जर्मिनेट नहीं होने देना, है ना। तो सेम फ्लावर का अगर पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में चला गया तो क्या नहीं होगा, वो जर्मिनेट ही नहीं होगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले डिवाइस की, वो है क्या, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का अगर फ्लावर प्रोड्यूस कर दिए तब तो वहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लावर जो है उसमें या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। इस टाइप की टेक्निक को या फिर इस टाइप की आउटब्रीडिंग डिवाइस को हम बोलते हैं क्या, डाइक्लिनी। तो डाइक्लिनी में क्या होगा कि मोनोसिस प्लांट जैसे कि कैस्टर मेज वर द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गाइनेटोगेमी। अब देखो यहाँ पे अगर मोनोसियस प्लांट है, मतलब जो फ्लावर बन रहा है वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो फ्लावर अगर मेल और फीमेल है तो एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट है, तो ऑटोगेमी तो नहीं होगी, है ना। दैट मीन्स एक ही फ्लावर से पॉलिनेशन तो नहीं होगा, बट एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है। तो गाइनेटोगेमी तो हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, आपका ऑटोगेमी नहीं हो सकती मोनोसियस प्लांट में। और दूसरी तरफ से जो डाइसियस प्लांट होते हैं जैसे कि पपाया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट ही अलग अलग होते हैं, तो उसमें ना तो ऑटोगेमी होगी और ना ही गाइनेटोगेमी होगी, इसमें सिर्फ जीनोगेमी हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिरकार पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हम इसमें बोलेंगे कि जो पॉलिनेशन होता है, जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाएंगे। अब स्टिग्मा तक जाने के बाद फिर पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन्स जर्मिनेट होगा। तो कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, ये पूरी जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो चलो एक एक करके समझते हैं इसको। सो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग pollen recognition followed या following by promotion और inhibition of the pollen। तो pollen जो है वो प्रमोशन होके pollen ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा या वो इनहिबिट हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में देखने को मिलती है। सो दिस इंटरेक्शन टेक प्लेस थ्रू द केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस बाय देम। ये क्या करता है, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स बनाता है जिससे इसकी वाइबिलिटी समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में कि कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे हैं पॉलन ग्रेन जो क्या होते हैं, जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये वाइबल नहीं है। तो नॉन वाइबल जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, बट जो वाइबल होता है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। सो द पॉलन, इफ द पॉलन इज कॉम्पिटेबल then the pistil accept it and promote the pollen post pollination event। अगर pollen grain कैसा है, compatible है, viable है, तो क्या होगा, पिस्टल उसको एक्सेप्ट करेगा और प्रमोट कर देगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में। दैट मीन्स पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में जर्मिनेट होगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जर्म पोर के द्वारा। जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। वहीं से पॉलन ट्यूब का बनना स्टार्ट होगा एंड द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब एक बार जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन गया तो क्या मूव होगा इसमें, इसमें होगा इसके जो न्यूक्लियस हैं, है ना, जो बेसिकली कौन से सेल्स हैं, जो है हमारे जनरेटिव सेल, वो बेसिकली क्या होंगे, पॉलन ट्यूब से अंदर की तरफ मूव करेंगे। द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच द ओवरी। देखो यहाँ पे पॉलन ट्यूब यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ तो स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ गया, स्टाइल से फिर वो पेनिट्रेट करके कहाँ चला गया, ओवरी की तरफ चला गया। देन
इफ़ द पॉलन इज़ इनकम्पेटेबल, अब सपोज करो कि पॉलन इनकम्पेटेबल है, जैसे कि यहाँ पे है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा यहीं पे और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, और पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन आर शेडेड एट 2 सेल स्टेज। कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जिसमें 2 सेल्स होती हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव। तो जनरेटिव सेल रहता है वो डिवाइड करता है वहाँ पे और 2 मेल गैमेट बनाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। और ये जो प्रोसेस होती है तभी होती है जब ट्यूब बन रहा होता है ना। तो ट्यूब बनने से पहले अगर बन गया, वो 2 में डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन वाइबल हो जाएगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब तो बना नहीं है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब के बनते समय ही क्या होता है, जनरेटिव सेल जो रहेगी 2 सेल का फॉर्मेशन कर देगी। इन प्लांट दैट शेडेड pollen in 3 cell stage the pollen tube carry 2 male gamete from the beginning। और ऐसे प्लांट जिनके pollen ग्रेन में पहले से ही अगर 2 सेल्स होती हैं, जनरेटिव सेल 2 होती हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है डिवीज़न की, बट जो 2 सेल स्टेज में होती हैं वो डिवाइड होती हैं, है ना, ताकि यहाँ से जो पॉलन ट्यूब है में से क्या कर पाए, पॉलन ग्रेन जो है वो मतलब जो मेल गैमेट है वो मूव कर पाएँ और एम्ब्रियो सैक तक मूव कर पाएँ। द पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, पॉलन ट्यूब जब ओवरी में रीच कर जाती है तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से अंदर जाएगा और फिलीफॉर्म अपरेटस को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये है नीचे जो पोर्शन है, इसमें ऊपर एग है, यहाँ पे दोनों अगल बगल सिनर्जिड है। तो पॉलन ट्यूब जो है बेसिकली यहाँ पे देखो फिलीफॉर्म अपरेटस इधर, इस फिलीफॉर्म अपरेटस से यहाँ अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और यहाँ में मेल गैमेट भी क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। और अब देखो पॉलन ट्यूब पूरी तरीके से अंदर रप्चर करते हुए अंदर आ गया। तो 2 न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है मेल गैमेट का जो पोलर न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, और एक जो है वो किस तरफ जा रहा है, एग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, फिलीफॉर्म अपरेटस बेसिकली उसको वे दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि कहाँ से पेनिट्रेट उसको करना है, गाइड करेंगे। तो द फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की एंट्री को यहाँ पे वो गाइड करता है। एंड द प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पेटेबल पॉलिनेटर्स टू गेट डिज़ायर हाइब्रिड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हाइब्रिड जो बनाते हैं, जो ब्रीड बनाते हैं, नई नई किस्में तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं, इसी पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं वो, है ना। इवन जो इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन रहते हैं उससे भी वो पॉलिनेशन करवा लेते हैं। अब हम बात करेंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक की और उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। अभी हमने देख लिया कि पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन के जो मेल गैमेट हैं वो कैसे मूव अंदर चले गए। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अगर हमको आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करना है, ब्रीड करना है, तो क्या करना पड़ेगा। सो it is one of the major approach of crop improvement program by using desired pollen grain of pollination। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं, है ना, मतलब क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए हम आर्टिफिशियली क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको करने के लिए 2 टेक्निक होती हैं, एक होती है इमस्कुलेशन और दूसरी होती है बैगिंग। हम क्या करते हैं, मन चाहे कैरेक्टर्स को लेने के लिए इमस्कुलेशन करते हैं या फिर बैगिंग करते हैं। इमस्कुलेशन में क्या करेंगे कि फ्लावर के एंथर को रिमूव कर देंगे, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा, तो क्योंकि हमको क्या नहीं करना है, ऑटोगेमी नहीं करनी है, हमको एक्चुअल में उस पोलन ग्रेन को ही फर्टिलाइज करना है जिस प्लांट को हमको लगता है कि इसके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, तो उसके पोलन ग्रेन लिए, और जो दूसरा फ्लावर है या दूसरा प्लांट का जो फ्लावर है उसको हमने क्या कर दिया, एंथर को कट कर दिए, और कट करने के बाद फिर क्या करा हमने, पॉलिनेशन कर दिया, और पॉलिनेशन कर दिया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इमस्कुलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एंथर को कट करते हैं। द इमस्कुलेशन फ्लावर आर देन कवर्ड बाय द सूटेबल बैग, और उसके बाद फिर इमस्कुलेशन करने के बाद अगर हम क्या करें कि अगर हम सूटेबल बैग से उसको कवर कर दें, जिसके कारण क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो रहेगा वो क्या नहीं होगा, उसकी तरफ कंटामिनेशन नहीं होगा, तो या दैट मीन्स पॉलिनेशन नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम बैगिंग टेक्निक। तो बैगिंग टेक्निक होती है व्हेन द स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिव द मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर टू द मेल पेरेंट्स एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड देन फ्लावर आर रीबैग्ड एंड अलाउ द डेवलपमेंट टू द फ्रूट।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन को रोक देते हैं। और पॉलिनेशन को रोकने का तरीका है इमोस्कुलेशन। एंथर को कट कर दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद जहाँ पे एंथर हमारे पास वो डेवलप हो गया पूरी तरीके से, तो उसके पॉलन ग्रेन को निकाला और डस्टिंग कर दी उसके ऊपर। जो डिज़ायर्ड हमारा फ्लावर है उसमें क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को वहाँ पे पहुँचा देंगे, तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा और हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर का जो सीड है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें हमको ब्रीडिंग करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है और वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें हमको इमस्कुलेशन या फिर बैगिंग करने की इमस्कुलेशन करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड द फीमेल फ्लावर बड आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन, और उसके अलावा हम क्या करते हैं, बैग कर देते हैं ताकि कंटामिनेशन ना आए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की। आखिरकार ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? हमने अभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो था वो टेक्निक हम देख चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, कि आखिरकार ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो द पॉलन ट्यूब आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड रिलीज इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग द 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। अब देखो, हमने यहाँ पे देखा कि पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ तक आ चुका है, सिनर्जिड को पेनिट्रेट कर दिया। अब क्या होगा, उसके जो 2 मेल गैमेट रहेंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो 2 मेल गैमेट जो है एक एग की तरफ मूव करेगा और उसको क्या करेगा, फ्यूज़ कर देगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बना देगा। एग की तरफ जाएगा जहाँ पे सिनर्जिड सेल्स हैं, वहाँ पे एक एग भी है, एग सेल भी है, वहाँ पे ये एक मेल गैमेट जाएगा और उसको फ्यूज़ करके और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी, ठीक है। इसमें डिप्लॉयड जाइगोट बना है और जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 न्यूक्लियर पोल की तरफ जाएगा और उसको फ्यूज़ करके और फर्टिलाइज कर देगा और वहाँ पे बनाएगा क्या, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं PEN। तो सेकंड जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जा रहा है ना, और उसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाएगा और उसको फ्यूज़ करेगा और फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, मतलब 3N, क्योंकि ऑलरेडी वो 2N था और एक N और चला गया तो क्या हो जाएगा 3N। जबकि जाइगोट जो बना है वो है 2N यानी कि डिप्लॉइड, और ये कैसा है, ट्रिप्लॉइड फॉर्म में है। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। ये जो यहाँ पे जो PEN बना है ये ट्रिपल फ्यूज़न से बना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंगेमी हो रही है और ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है, मतलब 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूज़न से जो PEN बना है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और ये जो एंडोस्पर्म है फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। आपको याद रखना है एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फूड प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार जो एम्ब्रियो है वो किस तरीके से डेवलप होगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, द मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा, सबसे पहला होगा कि एंडोस्पर्म जो रहेगा और एम्ब्रियो का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर हम ओव्यूल की बात करें तो वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, और ओवरी की बात करें तो वो फ्रूट बन जाता है। तो ओवरी से फ्रूट का बनना और ओव्यूल से सीड का बनना दोनों ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है ना, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, देन उसके अलावा यहाँ पे ओव्यूल से सीड बनना और ओवरी से फ्रूट बनने का प्रोसेस भी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो रहती हैं वो डिवाइड होती हैं रैपिडली माइटोसिस के थ्रू और ट्रिपलॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो बना है ट्रिपल फ्यूजन से, वो ट्रिपल फ्यूजन से के बाद बनने के बाद वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, तेज़ी से डिवाइड होगा। तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से बहुत तेज़ी से डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू।
अब ये जो एंडोस्पर्म सेल रहेंगी इसमें रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा, और ये रिजर्व फूड मटेरियल का यूज़ क्या है, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में। जब एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होगा तो उसको फूड की ज़रूरत पड़ेगी, उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसको कहाँ से मिलेगा, इस एंडोस्पर्म से ही मिलेगा। एंड द ड्यूरिंग द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस undergo successive mitotic cellular nuclear division to give rise free nuclei। इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखो जो एंडोस्पर्म होता है, अगर उसका सिर्फ न्यूक्लियाई अगर क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिवाइड करता जाएगा, तो क्या होगा कि सिर्फ न्यूक्लियाई डिवीज़न करने के कारण जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं उसको हम, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और अगर एंडोस्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल भी आ सकती है, तो सेल वॉल भी यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, तो वो एक सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। वो कैसा होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो होता है सेलुलर भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोकोनट वाटर की, तो कोकोनट वाटर जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे 1000 ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, और जो उसमें जो वाइट पोर्शन होता है कर्नेल जिसको हम बोलते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है ना। तो दोनों टाइप के एंडोस्पर्म उसमें हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो एम्ब्रियो सेक बना, देन ये बन गया जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, डिवाइड करता है इस तरीके से, है ना, और डिवाइड करके क्या करेगा, ग्लोबुलर शेप में आएगा। फिर उसके बाद फिर क्या, वो हार्ट शेप में आएगा। हार्ट शेप के बाद ये ऊपर देखो सस्पेंसर है, और बीच में एम्ब्रियो यहाँ पर है, सॉरी जाइगोट। देन इसके बाद फिर सस्पेंसर रहेगा, ये और डेवलप होगा और क्या बनाएगा, कोटाइलेडोन बनाएगा, रेडिकल का पार्ट बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, डेवलप होता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेज रहती हैं यहाँ पे। अगर इसमें हम बोल सकते हैं कि द एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वाइल जाइगोट इज सिचुएटेड। जहाँ जाइगोट सिचुएटेड होता है माइक्रोपाइलर एंड इस तरफ, वहीं पे क्या बनता है, वहीं पे बेसिकली एम्ब्रियो डेवलप होता है। जाइगोट जो होगा वो डिवाइड होगा, ठीक है, और डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो एक एम्ब्रियो में डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट तब होता है जब एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म बनने के बाद ही जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, पहले नहीं होगा, क्योंकि जाइगोट को क्या चाहिए, डिवाइड होने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि उसको एंडोस्पर्म से मिलता है। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सिमिलर इन मोनोकोटाइलेडोन एंड डाइकोटाइलेडोन। अब देखो यहाँ पे दो नए वर्ड हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट को बोलेंगे मोनोकोटाइलेडोन्स, डाइकोट बोलेंगे हम डाइकोटाइलेडोन्स। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है दोनों का सिमिलर होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई है, जैसे कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन उसके बाद फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये एक डाइकोटाइलेडोन की, क्योंकि इसमें दो कोटाइलेडोन है, देखो एक ये रहा और दूसरा ये रहा, है ना, खरगोश के कान के जैसे लिखते हैं, ये डायग्राम हम वहाँ बनाते हैं। जाइगोट जो रहेगा वो प्रो एम्ब्रियो rise to pro-embryo and subsequently to globular, heart shape and mature embryo। तो देखो पहले वो प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर धीरे धीरे ग्लोबुलर शेप में आएगा, और फिर हार्ट शेप में आएगा, और फिर मेच्योर बन जाएगा वो। तो इस तरीके से 3 स्टेज में हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 2 टाइप के एम्ब्रियो की। सबसे पहले एम्ब्रियो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डाइकोटाइलेडोन, फिर बात करेंगे हम मोनोकोटाइलेडोन एम्ब्रियो का। दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोनोकॉट में 2 कोटाइलेडोन है, एक ये रहा और एक ये रहा। देन उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसमें प्लेम्यूल है, रेडिकल है, और प्लेम्यूल रेडिकल बीच में यहाँ पे हाइपोकोटाइल है, और देन रेडिकल के पार्ट के आगे क्या रहेगा, रूट कैप रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम डाइकोटिलेडोन एम्ब्रियो की बात करते हैं तो इट हैज़ अ सेंट्रल एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 लेटरल कोटाइलेडोन्स, है ना। तो यहाँ पे एक सेंट्रल एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, और इसके अलावा 2 कोटाइलेडोन होंगे, 1 ये और 2 ये, खरगोश के कान जैसे कि मैंने बोला इसमें। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटाइलेडोन इज एपिकोटाइल एंड विच टर्मिनेट इनटू द प्लीम्यूल। इसको बोलते हैं स्टेम टिप। तो ये देखो यहाँ पे प्लीम्यूल मिलेगा, जहाँ से क्या बनता है, स्टेम बनता है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, रेडिकल का पोर्शन। सो द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटाइलेडोन इज हाइपोकोटाइल, है ना। ये कोटाइलेडोन के बिलो जो है वो क्या है, हाइपोकोटाइल है, और जहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा, रूट कैप, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेटिकल, तो रेडिकल।
देन रूट कैप जो रहेगा वो रेडिकल यानी कि रूट टिप जो रहेगा वो रूट कैप से कवर रहेगा। तो ये हो जाएगा डाइकोटाइलेडोन्स। अब हम बात करेंगे मोनोकोटाइलेडोन की। तो मोनोकोटाइलेडोन की बात करते तो उसमें भी यही होगा, सिर्फ कुछ डिफरेंस है। देखो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो ये एक्चुअल में है सैक्यूटेलम, जो बेसिकली कोटाइलेडोन है ना। कोटाइलेडोन को यहाँ पे सैक्यूटेलम बोलते हैं। बाकी फिर दो एम्ब्रियोनल एक्सेस ये रहा। इस एम्ब्रियोनल एक्सेस में ये रहेगा सूट एपेक्स और यहाँ पे रहेगा रेटिकल। रेटिकल के ऊपर यहाँ पे रूट कैप मिलेगा, रूट कैप के ऊपर भी एक कवर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे क्या, कोलियोरेजा। और शूट एपेक्स जो रहेगा, जैसे शूट बनेगा स्टेम का पोर्शन, उसके ऊपर एक कवर रहेगा जिसको हम बोलेंगे कोलेप्टाइल। देन यहाँ पे रहेगा एपीब्लास्ट। देन अगर हम मोनोकोटाइलेडोन एम्ब्रियो की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कोटाइलेडोन होता है और ग्रास फैमिली में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और इस कोटाइलेडोन को हम सैक्यूटेलम बोलते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमको सैक्यूटेलम जो कि बेसिकली लैटरल पोर्शन पे प्रेजेंट है। देन its lower end the embryonal axis has a radical and a root cap enclosed in an undifferentiated sheath. This is called कोलियोरेजा। तो कोलियोरेजा बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे, रूट कैप के नीचे मिलेगा। वही अगर हम बात करते हैं जब पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ सैक्यूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्यूटेलम के ऊपर के, इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। देन इट इज़ अ शूट एपेक्स। शूट एपेक्स में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलेप्टाइल, जो ऊपर की तरफ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीड की। ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सीड की। तो सीड जो है वो किस तरीके से रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सीड है वो अलग अलग टाइप के डिज़ाइन के हो सकते हैं। तो सीड जो होगा फाइनल प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है कि सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट है। पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद फाइनली क्या बनता है, सीड बनता है। तो देखो डिफरेंट टाइप के सीड जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, ये वीट है, इसका सीड जिस तरीके से आपको दिख रहा है, ये बीन्स है जिसके सीड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अंदर से देखो ये मोनोकोट डाइकोट दोनों टाइप के दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसमें दो कॉट हैं, तो कोटाइलेडोन बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, जबकि यहाँ पे सिंगल कॉट है ये। तो ये देखो कोटाइलेडोन में हमने देखा था ये रेडिकल का रीज़न, कोलेप्टाइल का रीज़न, कोलेरिजा का रीज़न, प्लूम्यूल का रीज़न, है ना। तो ये डिफरेंट रीज़न है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे इसमें भी आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइपोकोटाइल रूट एक्सेस, रूट कैप, सूट मेरिस्टेम, और कोटाइलेडोन यहाँ पे सिंगल दिख रहा है। तो सिंगल कोटाइलेडोन बिल्कुल ईजी तरीके से दिख जाता है। एंड इट इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। सीड जो रहता है वो फ्रूट के अंदर बनता है ना। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट ऊपर बनेगा और अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे सीड रहेगा। सो यहाँ पे अगर सीड की बात करें तो इसमें एक सीड कोट होगा ऊपर की तरफ, देन कोटाइलेडोन्स होंगे, है ना। कोटाइलेडोन के बाद अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सेस मिलेगा। द कोटाइलेडोन जो होता है वो सिंपल्स होता है, थिक सोलन होते हैं जिसमें फूड भरा हुआ रहता है ना। और अधिकतर डाइकोट में यहाँ पे फूड ही भरा रहेगा। एंड द मैच्योर सीड मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। यहाँ पे जो मैच्योर सीड होगा, जो सीड पूरी तरीके से मैच्योर होगा, वो दो टाइप का हो सकता है, एल्ब्यूमिनस दैट मीन्स यहाँ पे ये, और नॉन एल्ब्यूमिनस। तो दो टाइप का ये हो सकता है मैच्योर सीड, है ना। तो वो हम बात करते हैं एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस किसको बोलेंगे यहाँ पे। सबसे हम पहले बात कर लेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस की, कि जो नॉन एल्ब्यूमिनस होता है वो किसको बोलते हैं। देखो, अगर सीड बनने के बाद नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब किसी भी टाइप का कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा, मतलब सीड जो है उसमें अगर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा तो उसको बोलेंगे क्या, नॉन एल्ब्यूमिनस। ये कम्प्लीटली क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है तो एंडोस्पर्म का कम्प्लीटली कंजप्शन हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या नहीं बनता, क्या नहीं बचता, उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता। जैसे कि अगर आप नीचे आप देखोगे स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बच गया, तो ये नॉन एल्ब्यूमिनस नहीं है, एल्ब्यूमिनस है। अब देखो यहाँ भी थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच गया, है ना। तो मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुआ। तो इस टाइप की सीड को हम नॉन एल्ब्यूमिनस नहीं कहते बल्कि एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। जबकि ऊपर वाले में भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल है पीनट, ग्राउंडनट और बीन्स। तो पीनट, ग्राउंडनट और बीन्स जो होते हैं उनमें बेसिकली कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता, जिसके कारण वो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। तो एग्जांपल अच्छे से याद रखिएगा। अब एल्ब्यूमिनस की बात करते हैं, तो ये सभी जो है वो एल्ब्यूमिनस सीड है जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है थोड़ा सा।
तो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म जो रहता है उसको कंज्यूम नहीं करता। जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर, ये सभी के सभी जो सीड हैं इनमें एंडोस्पर्म बचता है। इन सम प्लांट लाइक ब्लैक पेपर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है ब्लैक पेपर, जिसमें क्या होता है कि न्यूसेलस का पार्ट भी बच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च की ऊपर की जो लेयर आपको दिख देती है वो बेसिकली न्यूसेलस का बचा हुआ पार्ट होता है। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, और इसके अलावा जो इंटेग्यूमेंट होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा था जब हमने स्टार्टिंग किया था तो बाहर इंटेग्यूमेंट की लेयर होती है, फिर न्यूसेलस होता है, फिर अंदर एम्ब्रियोसेक होता है। तो सीड तो अंदर बन गया, बट ऊपर के जो अगर किसी सीड में न्यूसेलस का पार्ट बना बचा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। और किसी किसी में डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो बचे रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटेग्यूमेंट का, तो इंटेग्यूमेंट अगर बच जाता है तो इंटेग्यूमेंट क्या करता है, ऊपर एक सीड कोट बनाता है ना। और आप देखोगे सीड्स में छोटे छोटे रीजन भी होते हैं, होल्स होते हैं कहीं कहीं पे, ये देखो जिससे इसमें है यहाँ पे छोटा सा होल। तो बेसिकली ये जो होल है ये क्या है, माइक्रोपाइलर है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर जो है वहाँ से एंटर कर देते हैं और जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। एट एज द सीड मैच्योर द वाटर कंटेंट गेट्स रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम ड्राई, है ना। ये क्या होता है, सीड जो होता है उसको जब सीड बनता है ना, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे ड्राई होता है, सूख जाता है, तो वेट कंटेंट हो जाता है ना, जिसके कारण वो जल्दी ख़राब नहीं होते, जर्मिनेट नहीं होते। तो 10 to 15% जो है मॉइस्चर बच जाता है। और इनकी जो इसके कारण क्या होगा, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है और वो एक स्टेज में चले जाते हैं, जिस स्टेज को क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। बेसिकली डॉर्मेंसी एक स्टेट है जिसमें सीड जो है वो इनएक्टिव मोड में रहता है ना। तो इनएक्टिव मोड में रहेगा तो क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, बहुत लंबे टाइम तक रह पाएगा, क्योंकि उसको क्या नहीं चाहिए, उसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वैसा का वैसा वो बना रहेगा। तो अधिकतर सीड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या हो जाते हैं, वापस से जर्मिनेट हो जाते हैं, है ना। तो जब एनवायरनमेंट में एडिक्वेट मॉइस्चर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, सूटेबल टेम्परेचर रहेगा, तो उस समय पे वो क्या होते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रूट का। तो फ्रूट जो होता है ओवरी से डेवलप होता है। तो ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सीड बन रहा है और फ्रूट भी बन रहा है, वहाँ पे होता है। अब वॉल जो रहता है ओवरी की, आपके ओवरी जो रहेगा उसके जो वॉल रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट जो होते हैं वो फ्लैशी हो सकते हैं, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो की तरह, और सूखे हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड की तरह। दे मे बी मैनी फ्रूट्स हैव मैकेनिज्म फॉर द डिस्पर्जल ऑफ सीड। सीड के डिस्पर्जल करने के लिए भी फ्रूट का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली डिस्पर्जल ऑफ सीड मतलब क्या, कि सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बिखरे हुए चाहिए, ताकि हर जगह पे क्या कर सकें, वो ग्रो कर सकें। तो क्या बन जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो एनिमल को तो फूड मिल रहा है, बट सीड को भी कुछ मिल रहा है। वो जो प्लांट है वो सीड जगह जगह पे फैल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल ऑफ सीड। तो फ्रूट रहता है वो डिस्पर्जल ऑफ सीड में हेल्प करता है। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे फ्रूट का ही डायग्राम देखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फ्रूट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट और दूसरे को बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट हम बेसिकली उसको बोलते हैं जब फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। ओवरी के थ्रू से ही, ओवरी से ही क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है। एंड अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट, दूसरे पार्ट जो रहेंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। उस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, जैसे कि मैंगो, मेज और ग्रेप। ये जो फ्रूट होते हैं ट्रू फ्रूट होते हैं, क्योंकि ओवरी से ही डेवलप होते हैं और बाकी का पार्ट डीजनरेट हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर के दूसरे पार्ट से निकलते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशियो। तो ये जो कुछ फ्रूट हैं ये बेसिकली फॉल्स फ्रूट हैं, है ना। तो ये बेसिकली का थैलेमस से मिलकर बने हुए हैं। देखो ये थैलेमस है और देन अंदर क्या है, सीड। In some species such as banana, fruit developed without fertilization। कुछ ऐसे फ्रूट रहते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के होंगे तो ऑब्वियसली उसमें सीड तो होंगे नहीं, तो बनाना में सीड नहीं होते, तो वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है।
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच एज फ्रूट आर सीडलेस। मतलब इसके जो फ्रूट बनते हैं पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस से जो फ्रूट बन रहे हैं वो सीडलेस होते हैं, है ना, सीड बनेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं उसमें। एडवांटेज देख लेते हैं सीड की क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर वाइल सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीड्स रहते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की तो इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यहाँ पे सीड को बनने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सीड हैव बेटर एडॉप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल। अब यहाँ पे अगर पूरी जगहों पे एरिया में अगर बिखरना है तो सीड बनाना बहुत अच्छा स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है वो जगह जगह पे फैल जाते हैं सीड के कारण। देन दे हैव फूड रिज़र्व। इनमें क्या करते हैं, फूड रिज़र्व करके रख सकते हैं और यंग सीडलिंग के लिए, ताकि जब अच्छा नरिशमेंट मिलना हो, जब उसका अच्छा टाइम हो, तब उस समय क्या कर पाएँ, उस समय वो ग्रो हो पाएँ, है ना। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं डेवलपमेंट होने के बाद। और इसके अलावा इसमें सीड कोट रहता है जो कि यंग एम्ब्रियो को बचा के रखता है। सिंस सीड आर प्रोटेक्ट फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। इसके अलावा सीड जो बनता है वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है कि आपके नए वेरिएशन के चांसेस होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। Then dehydration and dormancy of mature seed are crucial for the storage of seed। सीड जो होता है बेसिकली डोरमेंसी स्टेज में भी जाता है, उसको डिहाइड्रेशन यानी कि पानी सुखा के रखते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखने को हमको मिलती है। इसके अलावा इट कैन यूज़ एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो राइज द क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। इसके अलावा सीड को हम स्टोर करके रख सकते हैं और समय आने पे फिर से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके सीड के बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वाइबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सल। अब यहाँ पे वाइबिलिटी देख लेते हैं सीड की कि कितनी दिनों तक सीड जो है वो सही रह सकते हैं। कुछ स्पीसीज़ रहती हैं जो कि अपनी वाइबिलिटी को कुछ ही मंथ में क्या करती हैं, लॉस कर देती हैं, है ना, कुछ दिनों तक। बट कुछ जो होते हैं वो सालों तक ज़िंदा रहते हैं, सालों तक सीड जो है बचा रहता है। कुछ सीडों में देखा गया है कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक वो सीड जो है ख़राब नहीं होती है। जैसे कि सबसे ओल्डेस्ट सीड जो है वो बेसिकली किसकी है, ल्यूपाइनस आर्टिकस, और जो अफ्रीका वो सॉरी जो आर्कटिक टुंड्रा में मिलता है। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। मतलब ये जो ल्यूपाइन की जो बेसिकली प्लांट है, ये 10,000 ईयर के बाद भी सीड जो है वो जर्मिनेट हो गया। तो इतना वाइबिलिटी इसमें हमको देखने को मिल रही है। देन 200 ओल्ड विजिबल सीड इज़ ऑफ द डेट पाम। डेट पाम जो है वो जो है मिला है जो कि 2000 ईयर से वाइबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो नए टर्मोलॉजी की जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस, एपो मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस होता है मिक्सिंग टुगेदर। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए, सीड का प्रोडक्शन हो जाए। सो इट इज़ सीन इन स्पीसीज एस्टेरिएसी एंड ग्रास। तो एस्टेरिएसी और ग्रास की जो फैमिली है उसमें हमको एपोमिक्सिस देखने को मिलता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता बट सीड वहाँ पे बन जाता है। सो द एपोमिक्सिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली एपोमिक्सिस एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब सीड बना देता है। और द अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज़ कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब यहाँ पे देखो पॉलीएम्ब्रियोनी किसको बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी हम बोलेंगे जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हमको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें एपोमिक्टिक सीड कैसे डेवलप होते हैं, तो कुछ स्पीसीज़ होती हैं जिसमें डिप्लॉयड एग जो रहता है वो कंटिन्यूसली डिवीज़न करता है और क्या बना देता है, सीड बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से क्या होता है, एपोमिक्टिक सीड बन जाता है। जैसे कि सिट्रस और मैंगो की जो कुछ वेराइटीज़ रहती हैं उनमें हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है।
सो इन दिस स्पीसीज ओव्यूल कंटेंट मैनी एम्ब्रियो, मतलब पॉली एम्ब्रियोनी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है सीट्रस में, कि एक से ज़्यादा सीड आपको सीट्रस प्लांट में दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट ऑफ एपोमिक्सिस एंड हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री और एपोमिक्सिस की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, मतलब हर साल क्या करना पड़ता है, नई सीड बनाने पड़ते हैं। एंड इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर शोन, द प्लांट इन प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लॉस हाइब्रिड कैरेक्टर। यहाँ पे अगर हम उसको कंटिन्यूसली अगर मतलब हाइब्रिड सीड है और उसको बो दिया जाए, सो कर दिया जाए, तो उससे प्लांट बनेंगे, तो क्या वो चांस रहते हैं कि हाइब्रिड जो है वो क्या हो पाए, ये नेचर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, तो फिर वो हाइब्रिड जो रहेगा उसका कैरेक्टर लॉस होने के चांसेस रहेंगे। तो द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली, हैज़ द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। हाइब्रिड सीड को प्रिपेयर करना एक तरीके का क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि लैब में इसको बनाना पड़ता है। सो इफ़ द हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, मतलब अगर हमने एपोमिक्सिस के थ्रू अगर इसको बनाते हैं, सो देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि नेचुरल वे से अगर क्या सीड बनते हैं तो क्या होता है, वेरिएशन के चांस रहते हैं। बट हाइब्रिड जो रहता है, हम चाहते हैं कि हाइब्रिड जो रहे वैसा का वैसा प्लांट अगली जनरेशन में भी रहे, तो एपोमिक्टिक सीड जो रहता है वो ज़्यादा सही होता है ना, आसानी से बनाया जा सकता है। और ये जो है एक लेंदी प्रोसेस नहीं होती, कॉस्टली प्रोसेस नहीं होती। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।